नहीं आ रहा। उसमें क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आप जो है विश्वजीत सर को भेज देना। सर उनको भेजा है, कब? कल ही भेज दिया सर। तो एक्चुअली वो अभी मेरे पास नहीं आया है बेटा ना, तब थोड़ा सा जो है तब मैं नहीं बता पा रहा हूँ। सर तो ग्रुप में भेज दो। ग्रुप में, हाँ ग्रुप में भेज दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा आपको, ठीक है ना। आप ग्रुप में भेज दीजिए, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आए। कितने क्वेश्चन है बेटा? 2? सर 5। ओके, ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक 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 है, आप भेज दीजिएगा तो हम जो है उसको बता। चलिए, तो बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए क्या? अरे क्वेश्चन सॉल्व किए क्या? अरे हाँ या ना तो बोलो, क्वेश्चन सॉल्व किए या नहीं किए? अब बताओ। मतलब एक दो ही बच्चों ने किए क्या? अब यही तो रीजन है बच्चों, तुम लोगों के मार्क्स जो है एक्चुअली में बहुत कम आ रहे हैं। मार्क्स कम आने का रीजन यही है कि सर जो है आप लोगों का, क्योंकि आप लोग घर में उसको सॉल्व नहीं करते प्रॉपर वे में। अगर आप उसको सॉल्व नहीं करोगे ना तो काम कैसे चलेगा बताओ। आप मुझे एक बात बताओ कि सर अगर आप लोग जो है उसको प्रॉपर वे में घर में सॉल्व नहीं करोगे ना तो कैसे काम चलेगा बताइए। उसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अब वो प्रैक्टिस तो आप लोग करते ही नहीं है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सर भेज दिया। ठीक है, और बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए क्या सॉलिड स्टेट के? फिर सॉलिड में भी देख लेना, आप लोगों के मार्क्स बड़े कम आएंगे। आप ये बात मान के चलिए कि सॉलिड में भी फिर आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे, ठीक है ना। चलो ओके। तो अब यही बात है कि सर जो है सॉलिड में भी बच्चों आप लोगों के मार्क्स बहुत कम आएंगे। क्यों? क्योंकि फिर आप लोग उसको तैयार ही नहीं करें, उस तरीके से तैयार नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा बताइए। उस तरीके से अगर आप उसको तैयार ही नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा बोलिए। और भी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जिन लोगों को इतना भी पता नहीं है कि भाई आप लोगों को जो है वो तैयार तो करना ही है, सॉल्व तो करना ही है। ऐसे थोड़े ना चलेगा सॉलिड स्टेट, बताओ। फिर आपके मार्क्स कम ही आएंगे, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। इससे तो बढ़िया बच्चों फिर आपको टेस्ट ना देने में ही फायदा है, क्योंकि जब पहले ही आपको पता है कि आपके मार्क्स कम ही आएंगे तो क्या मतलब बनता है बताओ। जब आपको पहले ही पता है कि सर मार्क्स ही कम आएंगे तो क्या मतलब बनता है फिर टेस्ट देने का। ठीक है ना। अब ये चैप्टर भी खत्म होने वाला है, जाहिर सी बात है कि सर ये चैप्टर खत्म होने वाला है, इसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक अब ये चैप्टर ज्यादा नहीं है क्योंकि सर ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है और थोड़ा बहुत थ्योरी थ्योरी इसमें है, बस ये थ्योरी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलाना है। बाकी सर इसमें ऐसी काम चल जाए क्योंकि थ्योरी है। अब थ्योरी बची हुई है इसमें, बाकी न्यूमेरिकल और जो भी आपका एक नॉर्मल पोर्शन था वो आपका कंप्लीट हो गया है ना। सर वो जो नॉर्मल पोर्शन आपका था बच्चों वो आपका करीब करीब कंप्लीट हो गया है। अब आपका थोड़ा बहुत यही थ्योरी व्योरी बची हुई है, अब आप इसको नहीं करोगे तो कैसे चलेगा काम है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास है डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। एक्चुअली एक्चुअली होता क्या है डिफरेंटली, हम लोग बात करते हैं ना डिफेक्ट इन सॉलिड की। बच्चों सॉलिड में अगर हम लोग बात करते हैं कि सॉलिड के अंदर डिफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सर किस किस टाइप के डिफेक्ट हमारे पास सॉलिड में होते हैं, किस किस टाइप से बेसिकली डिफेक्ट जनरेट होते हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो सर यहाँ पे पहला हम लोग पढ़ते हैं डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। तो सबसे पहले देखिए ये नोट्स है, आपको ये बनाना है, इससे एक थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम लोग कोशिश करें, ठीक है ना। सर यहाँ पे एक ये है
एक्चुअली क्या होता है डिफेक्ट? एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट of constituting particle in crystal called imperfection in defect or defect. क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कोई अगर पार्टिकल का अरेंजमेंट है, इस तरीके से आप देख रहे हैं, एक अरेंजमेंट है, एक परफेक्ट अरेंजमेंट है जिसको आप रेगुलर अरेंजमेंट बोलते हैं। अब पार्टिकल आपने ऐसे रखे हुए हैं, देखिए जरा, बिल्कुल परफेक्ट जमे हुए हैं, सारे पार्टिकल क्या हैं, बिल्कुल बच्चों आपके परफेक्ट वे में ऐसे रखे हुए। अब इस रेगुलर अरेंजमेंट में कुछ गड़बड़ी अगर हो जाती है, कुछ डिपार्चर अगर इसमें हो जाता है, तो उस डिपार्चर को क्या बोल देते हैं सर? उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? डिफेक्ट बोलते हैं या इम्परफेक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, द डिफेक्ट इन द क्रिस्टल आर अराइजेस व्हेन द क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस एट द fast or moderate rates because the constituting particle does not get sufficient time to arrange in the particle order. वो कह रहा है कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर डिपार्चर तब आता है या डिफेक्ट तब आता है जब जो है या तो वो तेजी से बनता है या वो मॉडरेट रेट में बनता है, क्योंकि उसको बनने के लिए एक सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता है, उस पार्टिकल को अपने आप को अरेंज करने के लिए एक सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए उसमें क्या होता है बच्चों? इसलिए उसमें परफेक्शन, इम्परफेक्शन आता है। तो ये सारी थ्योरी इसमें लिखी हुई है, ठीक है ना? अब देखिए, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। हमारे पास बच्चों बेसिकली दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं। पहला टाइप का डिफेक्ट होता है पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा आपके पास लाइन डिफेक्ट। When a deviation, point defect में देखिए, when a deviation or irregularities exist from ideal arrangement around a point or an atom of crystalline substance. वो क्या कह रहा है? देखिए, आपको ये कह रहा है कि when the deviation or arrangement exist from ideal arrangement एक मिनट बेटा, ठीक है ना? आइडियल अरेंजमेंट मतलब आपके पास सर इस तरीके से कोई एक ऐसा अरेंजमेंट था, ऐसे कोई एक अरेंजमेंट है, देख लीजिएगा आप, इस परफेक्शन वाले ऑर्डर अरेंजमेंट में सर ऐसा कोई एक अरेंजमेंट, देखिए ये सारे पार्टिकल एक अरेंज इस तरीके से हुए हैं। सपोज आपसे अगर वो ये कह रहा है कि अगर कोई एक पॉइंट यहां से गायब हो जाए, एक पॉइंट की वजह से यहाँ पे जो है एक ऐसा होल सा बन जाए, तो इस तरीके के डिफेक्ट को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। इरेगुलरिटी यहाँ पे आएगी ना, यहाँ पे क्या था हमारे पास? एक पॉइंट था, लेकिन सर इस पॉइंट के गायब होने से क्या हो गया है? इरेगुलरिटी आ गई है, तो सर इसको बोला जाता है पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा आपके पास होता है लाइन डिफेक्ट। When the deviation from ideal arrangement exists in the entire row of little point, मतलब पूरे लाइन में अगर गायब हो जाए ना, पूरा अगर ये लाइन ही पूरा का पूरा अगर सर ये लाइन ही गायब हो जाए ना, तो अगर पूरे लाइन के पार्टिकल ही अगर सर गायब हो जाए ना, तो उसको बोला जाता है आपका लाइन डिफेक्ट। सर पॉइंट डिफेक्ट एक बार वापस समझाओ ना। ओके, एक मिनट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब हो गया कि आपके पास बहुत सारे पार्टिकल का अरेंजमेंट है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब बोला कि सर सपोज देख, सर यहाँ पे सपोज क्या है, बहुत सारे पार्टिकल हैं ऐसे रखे हुए,
सर ऐसे बहुत सारे पार्टिकल रखे हुए हैं, देख लीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्या हुआ, किसी इस अरेंजमेंट से आपने क्या कर दिया, कोई एक पॉइंट, एक पार्टिकल आपने गायब कर दिया। एक पार्टिकल के गायब होने से यहाँ पे क्या हो गया, इरेगुलरिटीज आ गई। तो इस टाइप से जब इरेगुलरिटीज किसी में आती है ना, उसको बोला जाता है, उस डिफेक्ट को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। समझ रहा है बेटा? यस सर। अब दूसरी बात इधर देख, अब दूसरी बात यहीं पे देखो बच्चों। सर सपोज, चलो ये पार्टिकल यहाँ पे रख दो आप, अगर पूरी ही लाइन अगर गायब होगी ना, पूरी ही लाइन सर अगर आपकी गायब होगी ना, जैसे ये पूरी लाइन ही मैं गायब कर देता हूँ, तो ये पूरी लाइन ही गायब होगी, तो इसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। समझे या नहीं समझे? इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोला जाता है सर लाइन डिफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? ओके। अब बच्चों सर ये पॉइंट डिफेक्ट जो है हमारे पास बेसिकली दो टाइप से होता है, और ये दो टाइप से होता है। सर आप ये बोलेंगे ये दो टाइप कौन कौन से दो टाइप होते हैं, जरा इनके बारे में बताइए। तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहला ये होता है सर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, दूसरा होता है सर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, और सर यहाँ पे सॉरी इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी होता है। इम्प्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें थोड़ा ज्यादा लिखा गया है डिफेक्ट के बारे में, आपके सिलेबस में कम है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रखना जरूरी है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? इफ imperfection in crystal are such that the ratio between cation and anion remain the same, रेशियो बिटवीन, ठीक है ना, कैटायन एंड एनायन अगर सेम रहता है, कैटायन और एनायन के बीच का रेशियो अगर सेम रहता है, या डू नॉट डिस्टर्ब डिफेक्ट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक। मतलब आपके किसी पॉइंट के गायब होने से, मतलब मैंने आपको बोला, जैसे मैंने आपको बोला था ना, जैसे ए बी क्रिस्टल है, अब आपको मैंने क्या बोला, ए बी क्रिस्टल है, देखो बच्चों इधर देखो, इसको ऐसे बनाओ, ये आपने कहा सपोज ये ए बी क्रिस्टल है, ठीक है ना, ये ऐसे इसमें इसमें पार्टिकल ऐसे सो, मान के चलो ऐसा है, तो आप मान के चलो कि सर ये ए है, अलग कलर के पेन से लिखता हूं मैं, ये ए है, ये सर बी है, ए है, ये सर बी है, ए है, बी है, ए है, बी है, ए है। तो देखिए ए बी ए बी ए बी ए बी अलग टाइप का कोई एक क्रिस्टल बना हुआ है। अब मान के चलो कोई डिफेक्ट आ गया, सपोज अगर डिफेक्ट आ गया कि ए में भी डिफेक्ट आ गया और इधर बी में भी डिफेक्ट आ गया, तो इन दोनों के जाने से, इन दोनों के जाने से मान के चलो ये दोनों चले गए, इन दोनों के जाने से क्या हुआ, स्टोइकियोमेट्री में कोई भी क्या नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया, स्टोइकियोमेट्री क्या हुई, बिल्कुल सेम बनी रही। तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोला जाता है बच्चों, इस टाइप के डिफेक्ट को बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोल। समझ में आया या नहीं आया रे बच्चों? ओके, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और ये बेसिकली वैकेंसी टाइप हमारे पास दो टाइप का होता है बेसिकली, एक्चुअली इसमें दो टाइप की डिफेक्ट, एक तो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, एक फ्रैंकल होता है, इसने दिखाया तो होगा इसमें, हाँ चलो इसी में देख रखा है उसने।
तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है सर दो टाइप का होता है। पहला हमारे पास क्या होता है सर, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट टाइप का होता है सर, एक ये होता है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सर ये जो वैकेंसी डिफेक्ट है ना, ये वैकेंसी डिफेक्ट क्या है जरा इसके बारे में देखो बच्चों। वैकेंसी डिफेक्ट किसको बोलते हैं? व्हेन एन is an crystalline substance, some of the lattice side are vacant, the crystal is said to have the vacancy। जाहिर सी बात है सर, जो मैंने पॉइंट पॉइंट बनाए थे उनमें से अगर आप मान के चलिए, यहाँ पे देखिए सपोज ये आप देखिए, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये सारे रखे हुए है ना। अब इनमें से क्या हो गया, कोई एक पॉइंट कोई एक राउंड जो है गायब हो गया। तो राउंड के गायब होने से, गोल गोल जो अगर गायब हो गया ना इनके बीच से, तो एक वैकेंसी जनरेट हो जाती है। समझ रहे हैं ना, एक वैकेंसी जनरेट हो जाती है। तो उस वैकेंसी के जनरेट होने से सॉलिड के अंदर वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट हो जाता है। समझ रहे हैं ना, वैकेंसी डिफेक्ट क्या हो जाता है सर, वो आपका जो है जनरेट हो जाएगा और फिर कोई टेंशन नहीं आएगी। समझा बेटा, या कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, अरे कर लोगे? सर ये वैकेंसी वाला फिर से समझाओ ना। वैकेंसी में क्या होता है कि सर आपके पास सपोज कोई एक इस तरीके से, ये आपका जो है, ये आपका सर सपोज कोई एक क्रिस्टल लैटिस है। अब इनमें से कोई एक पार्टिकल गायब हो गया। एक पार्टिकल के गायब होने से पूरे उसके अंदर, पूरे क्रिस्टल के अंदर वैकेंसी आ जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी। तो सर उस वैकेंसी के आने से जो डिफेक्ट होता है ना, उसको बोला जाता है वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। आया समझ में? ओके सर। दूसरा इधर देखो, दूसरा इधर देखो रे बच्चों। दूसरा हमारे पास है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसको सर, ये जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, व्हेन सम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइड, इट्स सेड टू बी द इंटरस्टिशियल। मतलब ये जो बीच में ना है, ये इंटरस्टिशियल साइड ये है। जैसे मैंने एक पार्टिकल यूं रखा, दूसरा पार्टिकल यूं रखा, यूं 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 ऐसे रखा, तो देखो ये क्या हो रहा है। ये तो आप देख रहे हैं, कॉर्नर के अलावा अगर कोई पार्टिकल इसके सेंटर में आ जाता है ना ऐसे, तो इसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड। ये बीच में जो खाली जगह है ना, बीच में ये वाली जगह, ये जो जगह है ना बीच में, सर ये आपकी इंटरस्टिशियल साइड है। अगर कोई पार्टिकल बीच में आ जाता है ना, एक्स्ट्रा पार्टिकल ऐसे बीच में, तो इसके बीच में आने से क्रिस्टल का जो अरेंजमेंट है बच्चों, क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। जाहिर सी बात है सर, गड़बड़ाएगा ही। तो उस गड़बड़ाने की वजह से मतलब डिसमिस हो जाएगा। सर उस डिसमिस होने की वजह से ही हम लोग ये बोलेंगे, जो क्रिस्टल के अंदर जो डिफेक्ट जनरेट होगा, उसी डिफेक्ट को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के नाम से जान। सर वो आया? वैकेंट इफेक्ट में वो डायग्राम है, वो समझाओ ना सर बाजू में। यार तेरा यही तो प्रॉब्लम है, मैंने 2 बार समझाया, तू मतलब हर क्वेश्चन को 5 मिनट होने के बाद टॉपिक आया तब सर बोलता है उस। अब बता। मैं बोल रहा था लेकिन मेरा माइक नहीं वर्क कर रहा था सर। यही तो प्रॉब्लम है। तो आप चैट ऑन, अब चैट अगर आपको ऑन अभी मना किया गया ना आप लोगों का चैट ऑन करने के लिए। अब तो एक बात बता, ये अब फिर वही दिक्कत है ना, हर चीज को थोड़ा सा क्या होता है कि टॉपिक जब आगे बढ़ जाता ना काफी, तो फिर वो पीछे फिर वही हो जाता। तो इसलिए आराम आराम से आप पूछ सकते हैं, और भी बच्चे पूछते रहिए। वैकेंसी का मतलब ये होता है कि ये जो कॉर्नर है, ये सारे पार्टिकल हैं, कोई एक पार्टिकल जब गायब हो जाएगा ना, तो गायब होने के बाद उसमें वैकेंसी आ जाएगी ना, वैकेंट साइड बच जाएगा ना, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट जनरेट होता है उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। समझ ओके लेना, सर। यहां से कोई भी एक पार्टिकल गायब कर दो तो वहां पे डिफरेंस ऐसा है।
और ये इंटरस्टिशियल साइड है। तो ये सर बीच में अगर कोई एक एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया ना सर, बीच में अगर कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया ना, तो इस एक्स्ट्रा पार्टिकल के आने से सर जो डिफेक्ट जनरेट होता है ना, उसको बोला जाता है वैकेंसी डिफेक्ट के नाम, सॉरी उसको बोला जाता है, बीच वाली साइड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड। और सर इस इंटरस्टिशियल साइड की वजह से जो डिफेक्ट आता है ना, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ओके चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, शॉर्ट की डिफेक्ट। सर शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है, इफ एन आयनिक क्रिस्टल ऑफ EB equal number of cation and anion are missing from the lattice side। lattice side का मतलब कॉर्नर से, so the electrical neutrality is maintained is called short की। क्या बोल रहा है देखो बच्चों, वो कह रहा है सपोज ये है, देखो बच्चों क्या बोलते हैं, अब देखो बच्चों ये लैटिस साइड है। अब आप देखो सर, ये लैटिस साइड है कॉर्नर पे, आयनिक क्रिस्टल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये सर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर इस आयनिक क्रिस्टल से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, मतलब आपने क्या किया कि एक कैटायन आपने गायब कर दिया यहां से, और एक अनायन कहीं से भी गायब कर दो, ये वाला गायब कर दो, ये वाला, है ना, मतलब ये बी से यहां से आपने गायब कर दिया, एक कैटायन यहां से गायब किया और एक एनायन आपने बच्चों यहां से गायब किया। तो आपने देखा कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या हो गए सर, यहां से क्या हो गए, मिसिंग हो गए हैं लैटिस साइड से, मतलब कॉर्नर वाली साइड से क्या हो गए है, दोनों का नंबर क्या था सर, इक्वल था, और ये क्या हो गए, मिस हो गए हैं। तो मिस होने के बाद आप बोलेंगे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोनों के अंदर क्या होगी, मेंटेन रहेगी। और जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सर मेंटेन रहती है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोला जाता है, इस टाइप का जो डिफेक्ट ऑब्जर्व होता है, तो ऐसे डिफेक्ट को शॉर्टकी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात क्या? ठीक है ना सर। सर ऐसे डिफेक्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं सर, शॉर्टकी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे NaCl वाला कंपाउंड, KCl वाला कंपाउंड, सर इसके एग्जांपल है। ये सर इस टाइप के डिफेक्ट को दिखाते हैं। और which compound have the smaller difference in size of cation। बेसिकली जिन कंपाउंड के कैटायन और एनायन में शॉर्टकी स्मॉल साइज होता है ना, साइज में स्मॉल साइज में डिफरेंस कम होता है ना, वही इसको शो करते हैं। ठीक है ना।
देख लीजिएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखिए बच्चों। नेक्स्ट आपके पास है फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे देखो ये शॉर्ट की डिफेक्ट दिखा रखा है, एक एनायन और एक कैटायन उसने क्या कर रखा है, मिस कर रखा है। देख लीजिएगा डायग्राम में, एक एनायन और एक कैटायन उसने क्या कर रखा है, मिस कर रखा है। और मिस करने से आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिल्कुल मेंटेन है, तो आपको इस टाइप को बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या होता है, इफ एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम its lattice side and is occupies the interstitial side। अगर हम लोग ये बोलते हैं कोई एक एनायन, ठीक है ना, इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड, अगर अपनी लैटिस साइड से मिस होके इंटरस्टिशियल साइड में पाया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एज वेल एज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ कंपाउंड क्या होता है, मेंटेन होता है। तो ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट। देखो ए प्लस था, बी प्लस था, ए प्लस था, बी बी माइनस था, ए प्लस है, बी माइनस था। यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस वाला होगा। यहाँ पे क्या था सर, प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था। अब क्या हुआ कि अपनी लैटिस साइड से कहाँ चला गया पार्टिकल, सीधे सर कहाँ चला गया बच्चों, सर सीधे के सीधे पार्टिकल कहाँ चला गया, अपनी इंटरस्टिशियल साइड में चला। कहाँ चला गया, अपनी इंटरस्टिशियल साइड में चला गया। और जब इंटरस्टिशियल साइड में गया, तो यहाँ पे जाने के बाद जो डिफेक्ट जनरेट हुआ ना सर, उसी को तो हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसी को तो बच्चों हम फ्रेंकेल डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात? यस सर। कोई दिक्कत अगर किसी को है तो बोलो। नो सर। किसी को अगर कोई भी कंफ्यूजन अगर इसमें आ रहा है तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना, और मैं आप लोगों को बता दूंगा। देख लीजिएगा बढ़िया से, जान लीजिएगा, सोच लीजिएगा। ओके सर, नेक्स्ट देखो जी। नेक्स्ट सर आपके पास क्या है, मेन पॉइंट या मेन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, तो पढ़ लीजिएगा दोनों के डिफरेंस। वही बात जो मैंने ऊपर बोली वही है, बस थोड़ा सा बोर्ड में लिखने के लिए टेबल है, आपको अगर बोलेगा डिफरेंस बनाइए बताइए, तो ये डिफरेंस आपको बताने पड़ सकते हैं। समझ में आ रही बात क्या, कोई सिंपल सी बात। और एक और डिफेक्ट आपके पास नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है ना। एक्चुअली में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब होता है, इफ रिजल्ट ऑफ इनपरफेक्शन द क्रिस्टल, if a result of imperfection the crystal in the crystal ratio of cation and anion becomes difference from that indicated by ideal chemical formula, ठीक है ना, the cation and anion becomes difference from that indicated by ideal chemical formula, तो उसको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एक्चुअली में क्या हो जाता है ना, जब अगर आप किसी सॉलिड के अंदर इम्परफेक्शन लाते हो, इम्परफेक्शन लाने के बाद सर सॉलिड के अंदर इम्परफेक्शन लाने के बाद क्या होता है,
उसके कैटायन और एनायन के नंबर में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। कैटायन और एनायन के नंबर में चेंज आ जाता है, मतलब स्टाइकियोमेट्री में चेंज आ जाती है। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक बोलते हैं उसको, ठीक है ना। स्टाइकियोमेट्रिक में क्या होता है, चेंज नहीं आता है। स्टाइकियोमेट्री अभी तक पढ़ रहे थे ना आप, उसमें चेंज नहीं आ रहा था। तो नॉन में क्या होता है सर, अगर चेंज आ गया तो आप बोलते हैं उसको नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, ठीक है ना। तो सर ये बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं। सर दो टाइप के कौन कौन से होते हैं रे बच्चों, एक होता है आपका यहाँ पे दिखा दिया है मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, दूसरा है बाई प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन ऑन, ठीक है ना, एक्स्ट्रा कैटायन ऑन इन इंटरस्टिशियल साइट। बहुत सिंपल सी बात है, थ्योरेटिकली है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ऊपर वाले ही थे आपके सिलेबस में। इसमें क्या होता है जरा देखिए। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का ये मीनिंग होता है द नेगेटिव आयन मे बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड। मेटल एक्सेस का नेगेटिवली आयन मे बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड लीविंग ए होल। आप मान के चलिए जब कोई नेगेटिव आयन अपनी लैटिस साइड से गायब हो जाएगा, होल जनरेट हो जाएगा इन विच ऑक्यूपाइड। अब यहाँ पे ये होल जब जनरेट हो जाएगा और ये होल अब किससे ऑक्यूपाई होगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो है क्या हो रहा है, इन विच ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन देयर बाय मेंटेन्ड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। नेगेटिव यहाँ से लॉस हुआ, यहाँ से नेगेटिव क्या हुआ, बाहर निकला, और नेगेटिव के बाहर निकलने से वो होल काई से, ये होल जो बना बच्चों यहाँ पे जो होल बना, ये होल काई से ऑक्यूपाइड हुआ, ये होल सर इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड हुआ, और इस होल के बनने से आप देख रहे हैं क्या हो जा रहा है, आपका जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती। दूसरा यहीं पे देखिए, द इंटरस्टिशियल साइड कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन thus trapped in the anion vacancies are called एब्सेंटर, ठीक है ना। आपका जो इंटरस्टिशियल साइड है ना, वो बेसिकली क्या हो जाता है, जब एनाइन के द्वारा ट्रैप्ड होता है ना, ये जो साइड, ठीक है ना, वो इंटरस्टिशियल साइड जो है कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन खाली था, उसमें जब इलेक्ट्रॉन जो होल खाली था उसमें जब इलेक्ट्रॉन भरा, वो बेसिकली जब इस एनाइन के द्वारा ट्रैप्ड हो रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं एब्सेंटर। और यही एब्सेंटर आप बोलेंगे कलर ऑफ द कंपाउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आओ पहले इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको बढ़िया से पता लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सर एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सर एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, व्हेन, यहाँ पे सर एग्जांपल क्या है हमारे पास कि व्हेन NaCl is heated in the atmosphere of Na vapor, sodium vapor, the excess of sodium atom deposition the surface of NaCl crystal. Cl minus ion then diffuse of the surface were combined with Na positive ion, which becomes due to losing electron. ठीक है ना, देखिए क्या इसमें बोला गया है। इसमें ये बोला है कि NaCl को अगर आप हीट करेंगे इन एन एटमोस्फियर ऑफ Na वेपर, ठीक है ना, अगर आपने एटमोस्फियर के Na वेपर में अगर आपने क्या किया सर, इसको हीट किया, द एक्सेस ऑफ Na एटम डिपोजिशन ऑन द सरफेस। आप एटमोस्फियर के NO वेपर में Na वेपर के साथ जो है NaCl को हीट करेंगे तो पूरे एटमोस्फियर के सरफेस पे, ठीक है ना, उसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारे जमा होंगे, नहीं होंगे, एक्सेस ऑफ Na एटम डिपोजिशन द सरफेस ऑफ NaCl क्रिस्टल, है ना। जब बहुत NaCl क्रिस्टल पे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे Na क्या हो जाएंगे सर, जनरेट हो जाएंगे, है ना। एंड Cl माइनस आयन, क्रिस्टल ऑफ Cl माइनस आयन देन डिफ्यूज टू द सरफेस where the combined with Na plus ion which becomes due to losing electron। एक्चुअली क्या होता है ना कि सर जब भी आप जो है यहाँ पे ये Na पॉजिटिव आयन के क्रिस्टल हैं, सर ये जब Na पॉजिटिव आयन के क्रिस्टल हैं, आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें इस NaCl मान के चलो, सॉरी ये NaCl है, इस NaCl के वेपर में है, जब मैंने कहा आपने क्या किया था, Na के वेपर में क्या किया था, NaCl को हीट किया था,
तो इस वेपर इस क्रिस्टल के सरफेस पे क्या हो जाएगा, बहुत सारे क्या हो जाएंगे, Na के पार्टिकल हो जाएंगे। Na के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, डिपोजिशन हो जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl माइनस आयन की क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कमी हो जाएगी। तो उसके बाद क्लोरीन माइनस आयन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिफ्यूज होना शुरू कर देगा। और जब धीरे धीरे डिफ्यूज होना शुरू कर देगा बच्चों, जब डिफ्यूज होना शुरू कर देगा तो बहुत, जब क्लोरीन आयन, जब आप देख रहे हैं बहुत सारे Na प्लस आयन आते रहेंगे तो Cl माइनस गायब होते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होते रहेंगे, नहीं होते रहेंगे, बताओ, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होते रहेंगे, नहीं होते रहेंगे। तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव का मतलब मेटल, तो मेटल एक्सेस, तो ये पॉजिटिव चार्ज के जनरेट होने से जो यहाँ पे ये आपका डेफिशिएंसी या वैकेंसी आई है या डिफेक्ट आया है, इसी को मेटल एक्सेस डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब बताओ, अब आप लोग मुझे बताओ, आया नहीं आया समझ में, बोलो। यस सर। ठीक है ना सर, ऐसा इसके केस में हो जाएगा। ओके, चलो सर जी, ये इसका एग्जाम्पल था। दूसरा देखिए सर, नेक्स्ट, बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट, सेम बात वही कह रहा है, वो भी वही उसने भी बोली है। क्या बात बोली है सर, बाय प्रेजेंस ऑफ, ये क्या बोला है सर, ये देखिए, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, मेटल एक्सेस में बी आल्सो कॉज्ड बाय ए एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है ना, मेटल का ज्यादा होना का मतलब किसकी वजह से, एक्स्ट्रा कैटायन, है ना। जब आप मेटल ज्यादा होगा तो उसका मतलब एक्स्ट्रा कैटायन बन रहा है इंडस्ट्रियल साइड में, है ना। तो जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड को जब भी आप हीट करोगे, ये लूज करेगा ऑक्सीजन एंड टर्न येलो ड्यू टू फॉलोइंग रिएक्शन। ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेगा तो जिंक पॉजिटिव आयन क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन में बच जाएगा, सॉल्यूशन में बनेगा। तो आप देख रहे हैं, जब जिंक पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में बनेगा तो एक्स्ट्रा कैटायन आ जाएगा ना, क्योंकि जब जिंक पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में बचा रहेगा तो एक्स्ट्रा कैटायन जनरेट होगा, और एक्स्ट्रा कैटायन जनरेट होगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, लूज होते रहेगा बाहर, तो लूज होगा तो उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो कलर हो जाएगा। तो ये रिएक्शन उसमें दी गई। तो बच्चों बेसिकली आपको ये सब चीजें थोड़ा सा नॉर्मली देखना है, थ्योरेटिकल टॉपिक था इसमें। मेन बात ये है सर, आपको मेन चीज क्या पढ़नी है, शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में आप लोगों को मेन पढ़ना है। ठीक है सर, आपको बच्चों मेन का किसके बारे में पढ़ना है, शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में आप लोगों को मेनली पढ़ना है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, ये चैप्टर थोड़ा सा उसी तरीके से था। अब इसके बाद हम लोग बच्चों कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट करेंगे, पता है ना सबको। और कोई चैप्टर तो नहीं बचा है ना इसमें, ये थोड़ा बहुत है, ये सेमीकंडक्टर, इन सब के बारे में आप जो है फिजिक्स में पढ़ोगे, यहाँ नहीं है, ये आएगा भी नहीं आपके सिलेबस में। बस थोड़ा सा एक सॉलिड के बारे में डिफिनेशन देखिए, कुछ कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट, कंडक्टिविटी वही तो होती है सर, इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी द सॉलिड आर क्लासिफाइड इन ए गिवन 3 टाइप। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पे सॉलिड को हमने जो है 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया। ये सब आप फिजिक्स में पढ़ोगे, यहाँ पे बस नॉर्मली मैं आपको बता दें। कंडक्टर्स क्या होते हैं, सॉलिड विच हैव द कंडक्टिविटी इन रेंज इतने ओम इनवर्स के बीच में, ऐसे सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटी का जो रेंज है ना सर, जिनके कंडक्टिविटी का जो रेंज है ना, वो 104 to 107 ओम इनवर्स के बीच में होता है,
उसको बोलते हैं, उनको बोला जाता है कंडक्टर्स, ठीक है ना। और कंडक्टर्स ही आप ये बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, बेसिकली एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाते हैं। इंसुलेटर का मतलब होता है जो कंडक्टर ही नहीं होते हैं, जो कंडक्टिविटी को कंडक्ट ही नहीं करते हैं, जो कंडक्टिविटी को कंडक्ट ही नहीं करते हैं उनको बोला जाता है इंसुलेटर। द सॉलिड विच हैव एक्सट्रीमली लो कंडक्टिविटी रेंजिंग बिटवीन, इतने के बीच में होती है बच्चों, इसको बोला जाता है इंसुलेटर। कहने का ये मतलब है कि सर ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए इनको बोला जाता है इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक, वुड, रबर पड़ा हुआ है आप। सेमी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर का मतलब होता है विच हैव कंडक्टिविटी इन बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, उनको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। ये ऐसा होगा। तो बेस्ट कंडक्टर अगर आपको कोई पूछता है क्या है, तो आप यही बोलेंगे ना सर, मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आप बताओ, है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पे देखिए, अब इसके बारे में एक यहाँ पे एक बैंड थ्योरी आई थी, बहुत ये ज्यादा सिलेबस में नहीं है, बहुत कम है। सर ये बैंड थ्योरी क्या थी, इसके बारे में जरा बताइए। इन ए लार्ज ऑर्बिटल्स ऑफ एटम आर सो क्लोजली इन एनर्जी that they overlap to form large number of molecular orbitals very close in energy, thus said to molecular orbital। आपने MOT पढ़ी होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा। तो सेम और एटॉमिक ऑर्बिटल, सेम एनर्जी के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना, पढ़ा था ना, आपने पढ़ा था सर, ये सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जब कंबाइन होते हैं ना, तो ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं सर, सेम एनर्जी के ही क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनकी एनर्जी या तो इक्वल होती है या थोड़ा सा ज्यादा कम होती है। तो ऐसा पढ़ा हुआ था ना आप लोगों ने, ये आपने 11th में पढ़ लिया होगा। तो ये इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बात इसमें भूली जा रही। उसने कहा फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ लिथियम द लोअर हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड with electron while upper half is empty. On applying the electric current, they can move into the valency level. Electric current क्या बोलता है सर, ये बैंड थ्योरी में क्या बोला इसने, एग्जाम्पल लो कहा उसने, बोला लिथियम का। बच्चों लिथियम का एग्जाम्पल लो। बच्चों एक काम करो आप लोग, इसका एटॉमिक नंबर बताओ, 3 ये होता है, 1s2 2s2, ऐसा लिख दो क्या, रुको इसको ऐसे लिखता हूँ सर। लिथियम तो नहीं, सोडियम का देखो, सोडियम बढ़िया एग्जाम्पल है। सोडियम से बढ़िया आप सीधे सिलिकॉन का देखो यार, सिलिकॉन का देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। बच्चों एक बात बताइए, एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखो सर, ये आप देख रहे हैं सर, इसका एक ये वाला ये 3p है, लेकिन सर यहाँ पे आप देख रहे हैं 3d भी तो होगा, लेकिन सर 3d क्या होगा, 0 होगा। अरे 3d क्या होगा, 0 होगा, होगा नहीं होगा बताओ। तो आप देखो यहाँ पे इसके ये 2 ऑर्बिटल हैं, ये 2 यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये देखिए ये 2 ऑर्बिटल यहाँ पे, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो सर यहाँ पे आपने देखा सर, एक तो 3s वाला है और दूसरा क्या है, 3p वाला है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इन दोनों को बोलते हैं बैलेंसी बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इसको बैलेंसी बैंड बोलते हैं। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं फील्ड बैंड है विद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ भरे हुए हैं, तो सर इसको क्या बोलते हैं, बैलेंसी बैंड बोलते हैं। अब देखो बच्चों, मान के चलो एक इसका खाली ऑर्बिटल है, तो खाली ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं सर, ये 3p2 है और ये 3s2 है, इनमें ऑलरेडी बच्चों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो आप इस तरीके से इसको बोल रहे हैं। देखिए सर, अब देखो यहाँ पे, अब ये इसका खाली ऑर्बिटल है,
ये खाली ऑर्बिटल है तो आप इसको क्या बोलेंगे सर, इसकी एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा ही होगी ना, जाहिर सी बात है ना। ये 3D वाला ऑर्बिटल सर, इसकी एनर्जी ज्यादा है। अब आप यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है ना सर, इनको आप क्या करो, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दो। मान के चलो आपने क्या किया, थोड़ा सा एनर्जी दे दी, थोड़ा सा आपने क्या किया सर, यहाँ पे आपने क्या किया बच्चों, थोड़ा सा एनर्जी दे दी, डेल्टा ई दे दी। तो यहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ चलाया जाएगा, हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा नहीं जाएगा, बोलो बोलो। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग, ये 3D वाला क्या है, खाली बैंड था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं इसको। कौन सा बैंड बोलते हैं सर, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। सुन रहे हैं क्या। तो यहां से आप क्या बोलेंगे सर, इलेक्ट्रॉन सीधे यहां से ऊपर चला जाएगा। तो जब ऐसे, जब आप देख रहे हैं यहां से इधर जाएगा, तो आप देख रहे हैं ऑन अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन कैन मूव इनटू बैक एंड लेवल। मतलब कंडक्शन बैंड यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बैक एंड खाली जगह है, एम्प्टी है, ये खाली था ना एम्प्टी। तो ये क्या जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जा रहा है। और जैसे ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, करंट क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा बच्चों। तुरंत क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे करंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो इस टाइप को बोला जाता है कंडक्शन बैंड। तो यही बात इसमें बोली थी, समझ रहे हैं क्या। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ था, thus the band formed by lower energy valency orbital is called valency bond। मैंने आपको बता दिया है। और जो खाली वाला होगा उसको आप लोग क्या बोल रहे हैं, और उसको सर आप लोग किस नाम से जान रहे हैं सर, उसको हम लोग जो है कंडक्शन बैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और पॉइंट इसी में देखो, अगर इन दोनों के बीच में बच्चों अगर गैप कम होता है ना सर, अगर इन दोनों के बीच में अगर गैप कम होता है ना, तो आप बोलेंगे सर कंडक्टिविटी ज्यादा फ्लो होगी। समझ में आया यहां तक क्या बोला मैंने। Yes, sir. ओके, थ्योरेटिकल है लेकिन थोड़ा सा देखना जरूरी है सर, है तो थ्योरेटिकल लेकिन देखना जरूरी है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के बेस पे भी वही है कि भाई दोनों के बीच में कम, यहाँ पे देखो यही बता दे रहा हूँ, कंडक्शन और इनके बीच में है। तो देखो ये लो गैप है, अगर इन दोनों के बीच में गैप कम होगा तो आप क्या बोलेंगे, जल्दी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर चला जाएगा, है ना। गैप ही नहीं है तो आप देख रहे हैं कंडक्शन बैंड और इन दोनों के बीच में अगर गैप ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी इक्वल मेंटेन रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी इक्वल मेंटेन रहेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में गैप क्या है, बहुत कम है, बहुत कम गैप देख रहे होंगे आप लोग बच्चों यहाँ पे। सर जब दोनों के बीच में गैप कम है तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा बढ़िया से फ्लो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर लार्ज गैप देख रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, तो एज ए इंसुलेटर काम करेगा। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कंडक्टर काम कर रहा है क्योंकि गैप ही नहीं है। यहाँ पे सेमी कंडक्टर मतलब थोड़ी सी लेट में जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे तो ज्यादा गैप है तो जाएगी ही नहीं, इसलिए इसको इंसुलेटर, ठीक है ना। वेरी वेरी सिंपल है। बस अब देखो बच्चों, अब देखिए सर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है इसमें। तो ये चैप्टर भी आज कंप्लीट होने को मांगता है। समझ रहे हैं क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड के अंदर बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पहले से भी जानते होंगे, ज्यादा तो कुछ नहीं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आपको बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट में ही पढ़ना होता है, यहाँ पे उतना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत थ्योरी तो पढ़नी होती है, नहीं तो क्या करेंगे। एक मिनट है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड क्या है सर, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स आर स्टडीड, ठीक है ना। एक मिनट, लाइट
सर यहाँ पे एक टर्म दिया गया है, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल्स आर स्टडीड इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट के टर्म में हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो सर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस तरीके से, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ये देखिए, या तो ये स्पिन करेगा अपनी एक्सिस पे, या ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, घूमेगा। तो वहां पे दो टाइप के किसी भी सॉलिड में, या तो वो इस तरीके से अपनी एक्सिस में घूम रहा है ना, तो स्पिन बोलते हैं उसको, या न्यूक्लियस से ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस से ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो सर या तो ये ऐसे घूमेगा, या तो सर ये ऐसे घूमेगा। तो ये सर जो घूमने का एक क्राइटेरिया है ना, तो ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं ना सर, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो दो टाइप की बेसिकली दिखाता है। लेकिन सर यहाँ पे अब ये अलग अलग मैग्नेटिक कैरेक्टर होने की वजह से, सर यहाँ पे अलग अलग मैग्नेटिक कैरेक्टर होने की वजह से, ड्यू टू डिफरेंस इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। ये अलग इन फॉलोइंग कैटेगरीज में क्या हुआ है, डिवाइड किया। तो पहला होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक। अगर आप बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो उनसे ज्यादा रिपल्शन नहीं करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज बेसिकली उन सब्सटेंस के द्वारा दिखाया जाता है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये बेसिकली सर उनके द्वारा दिखाया जाता है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ये उनके द्वारा बेसिकली दिखाया जाता है, ठीक है ना। फुली फील्ड ऑर्बिटल एग्जाम, सॉरी अनपेयर्ड नहीं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनमें होता है, समझ रहे ना। जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो डायमैग्नेटिक। पेयर्ड का मतलब फुली फील्ड है, पेयरिंग है। फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। सर फेरोमैग्नेटिक किसको बोला जाता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस व्हिच शो द परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट इवन इन absence of magnetic field are called ferromagnetic substances। आप किसी सॉलिड पे मैग्नेटिक फील्ड लगाओ या ना लगाओ, सॉलिड का क्या होता है, उस सॉलिड का क्या होता है, कुछ अपना क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो जिसमें वो परमानेंट रहता है। आपने देखा होगा जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनमें आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं या ना लगा रहे हैं, इनमें अपने आप में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है, ठीक है ना। ये जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है ना, ये पूरे मेटल के अंदर एक ग्रुप में जो है क्या होता है, ऐसे गैदर्ड रहता है, जमा रहता है, ठीक है ना, एक साथ रहता है। तो ये जो एक ग्रुप रहता है ना इनका, तो इसको बोलते हैं डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है ना, डोमेन भी बोलते हैं। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अगर मान के चलो आपने जो है इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है डोमेन भी अपने आप को इधर ही साइड को क्या कर देंगे, घुमा देते हैं। तो उनका डायरेक्शन, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन भी क्या होता है, सेम ही डायरेक्शन हो जाता है। यहाँ पे लिखा है डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाले होते हैं, और इनमें बेसिकली उनमें पाया जाता है ये जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये मैग्नेटिक कैरेक्टर जनरली उनमें पाया जाता है बच्चों जिनमें सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है ना। ये सर उसी में होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। नेक्स्ट देखो जी, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसमें होता है, लेकिन बेसिकली ध्यान रखिएगा अनपेयर के साथ साथ ये थोड़ा सा इनके ये परफेक्ट एग्जांपल है। परफेक्टली अगर अनपेयर्ड की बात करें तो वो परफेक्टली आपका पैरामैग्नेटिक होते हैं, जो ओनली अनपेयर पे डिपेंड करते हैं। लेकिन इनमें भी होता है, लेकिन ध्यान रखिए कि इनके कुछ फिक्स एग्जाम्पल हैं। इसके क्या है, फिक्स एग्जाम्पल है। पैरामैग्नेटिक में हम किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि सर इसमें मैं ओनली अनपेयर के बेस पे सेलेक्ट करता हूँ। सब्सटेंसेस आर वीकली
ठीक है ना, वीकली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आप जो है अगर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाओगे तो बच्चों ये क्या होते हैं, वीकली क्या होते हैं, वीकली क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है ना, पैरामैग्नेटिज्म जो है वही जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ओनली आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पे अगर आप शो करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पे आप ओनली पैरामैग्नेटिक को शो करेंगे। ठीक है ना। और सर यहाँ पे है एंटी फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक तो आप निकाल ही सकते हैं किसी के भी स्थान पे, है ना। अब यहाँ पे है सर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हो। देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक इसको बोलते हैं, सब्सटेंसेस व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू पजेस paramagnetism or ferromagnetism on the basis of magnetic moment of the domains, but actually they possess net zero magnetic। basically ऐसा लगता है, ऐसे सब्सटेंस जिसमें हमें फील होता है, ऐसा एक्सपेक्ट होता है कि ये जो है इनमें पैरामैग्नेटिज्म है या फेरोमैग्नेटिज्म है, लेकिन अगर हम चेक करते हैं तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों जीरो होता है। ठीक है ना, तो ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीज ऑक्साइड। ऐसे सब्सटेंस जिनको हम लोग ये समझते हैं, हम लोग जिनको ये समझते हैं बच्चों कि उनमें जो है हमें उनको ऐसा फील होता है, हमें देख के कि एक्सपेक्ट करते हैं कि इनमें जो है क्या है, पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है, लेकिन अगर हम एक्चुअली में चेक करते हैं तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, तो उनको बोला जाता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। वो आपके ये वाले कंपाउंड हो जाएंगे। सर अब आपके पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, बहुत बहुत सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ। सर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू possess large magnetism on the basis of magnetic moment of domains। substances which are expected to possess large magnetism। ठीक है ना सर, इस बात ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं बहुत सारा मैग्नेटिक कैरेक्टर है, लार्ज ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि हमें ये फील होता है कि ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट वाले कंपाउंड में हमें ऐसा लगता है कि इनमें जो है क्या होता है सर, इनमें हमें लगता है बहुत ज्यादा जो है इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर है, बट इनका जो है मैग्नेटिक मोमेंट देखो, बट इनका क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, बहुत कम होता है। तो उनको बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है ना, उनको बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दिक्कत किसी को तो बोलो सर, इसका एग्जांपल ये आप देख रहे हैं आयरन कार्बाइड, देख लीजिएगा, कोई डाउट है पूछ लीजिए। सर देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स ऐसे एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं, एंटी में ऐसे उल्टा सीधा ऐसे रहते हैं। ठीक है ना, एक एक क्लॉक दूसरा एंटी क्लॉक, एक क्लॉक दूसरा एंटी क्लॉक। अब इसमें क्या रहता है, इसका कोई फिक्स नहीं है, इसमें कोई भी एंटी क्लॉक रह सकता है, कोई भी क्लॉकवाइज रह सकता है, डोमेन ऐसा होता है। ठीक है ना। देखिए अब सर एक और इसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ है सर, जिसका नाम है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या है सर, द टेम्परेचर above which no ferromagnetism और ferromagnetic substances is observed। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें जिससे ऊपर कोई भी फेरोमैग्नेटिज्म नहीं होता है और ना ही कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है, एग्जिस्ट कर पाता है, ऑब्जर्व होता है, उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है ना। तो बच्चों ये सॉलिड स्टेट चैप्टर कंप्लीट होता है, ये सॉलिड स्टेट चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोगों को कल का जो लेक्चर होगा ना, कल का जो लेक्चर होगा बच्चों, इसमें हमें ओनली इसके न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना,
सर इसमें कल के लेक्चर में आपको क्या करना है सर, ओनली इसके कुछ क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं आप, ठीक है ना। तो जब न्यूमेरिकल ओनली आपके बचे हुए हैं, बाकी इसमें कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। क्या किसी को इस चैप्टर में और कोई बात कहनी है क्या सॉलिड स्टेट में? तो न्यूमेरिकल करने के लिए कल आपको सब बच्चों को पूरा का पूरा क्या करना है, रिवीजन करना है, सॉल्व करने हैं बच्चों। नहीं तो हालत जो है आपने देख लिया होगा सर, लास्ट टाइम पे जो है हमारी हालत आप लोगों ने देख लिया होगा बड़ी खराब थी, क्योंकि आप लोगों ने कुछ किया भी नहीं था, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हुए थे। तो इसलिए कल आपको पूरा का पूरा जो है तैयार करके आना है और बढ़िया से तैयार करना है, बढ़िया से इसको पढ़ना है, ठीक है ना। तभी हम लोग जो है इस चैप्टर को, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट? रिद्धि तुम्हारे डाउट कल बता दूंगा या मैं इसके फोटोज भेज दूंगा, ठीक है ना बेटा। ओके सर। मैंने देखे नहीं, अभी देखूंगा थोड़ी देर। ओके, ठीक है ना। चलो बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सर भाई। थैंक थैंक यू यू सर सर। भाई। ओके।